हेलो एवरीवन, माय नेम इज साक्षी एंड वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं CSIR नेट का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ने चाहिए, कौन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन से आप स्किप कर सकते हो। तो मैंने GRF 2 बार दिया है और मैंने दोनों ही MSc के टाइम पे दिए थे। फर्स्ट टाइम मैं सेकंड सेमेस्टर में थी और उस वक्त मेरी रैंक GRF में 79 थी और सेकंड टाइम मैं फोर्थ सेमेस्टर में थी जब मेरी रैंक 33 थी। और मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि MSc के साथ GRF को क्लियर करना इतना भी मुश्किल नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि वो ज्यादा इजी है, क्योंकि MSc के टाइम पे भी हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि सेमेस्टर्स एग्जाम्स होते हैं। तो आई थिंक इट्स अ बेटर ऑप्शन कि अगर आप MSc में हो तो प्रिपरेशन करना मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा बेनिफिशियल है और ज्यादा ईजी भी है। तो सबसे पहले अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपको क्लियर है कि अगर आपको नेट का एग्जाम देना है, GRF क्लियर करना है, तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस की ऐसे जैसे मेरे पास है एक फोटोकॉपी 3 पेज की होनी चाहिए ताकि आपको पता लगे कि आप कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आप कंप्लीट करते जा रहे हो और कौन से अभी पढ़े हुए हैं। फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, जो नेट का एग्जाम होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, उनका प्रिपेयर करने के लिए आई थिंक अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एक बार खुद से सॉल्व करोगे तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। तो आई थिंक उतना ही इनफ है। तो आई थिंक जनरल एप्टीट्यूड का ऐसे हो जाएगा। पार्ट बी और सी में केमिस्ट्री आती है। तो फर्स्ट पार्ट जो बी होता है उसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें आपको 35 करने होते हैं। और सेकंड पार्ट में जो सी पार्ट होता है उसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 25 करने होते हैं। तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग जो हर नेट के बच्चे को समझ आती है कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो हम ऐसे सोचते हैं कि हम टॉपिक्स जो है वो छोड़ देते हैं, ऑर्गेनिक छोड़ देते हैं या जो भी है। बट मेरे अकॉर्डिंग दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि कई बार कुछ टॉपिक से बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आई थिंक कंप्लीट ऑर्गेनिक को स्किप करना या कंप्लीट फिजिकल को स्किप करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो ये चीज एक मैं बोलना चाहूंगी। और अगर आप अभी तक मतलब जिस भी पॉइंट पे हो कि आपने जितना भी सिलेबस कर लिया है, ऐसे सोचना कि अगर वो टॉपिक आता है तो आप उससे 100% क्वेश्चन सही करके आओगे, ऐसा नहीं है। तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए जब आप क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या ये क्वेश्चन मैं सही ही कर रहा हूं ना। ऐसा नहीं है कि क्वांटम पढ़ के गए हो, क्वांटम से बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो भी करके आना है। तो एक चीज मैं मतलब सेकंड चीज मैं ये पॉइंट आउट करना चाहती थी। नाउ अब मैं पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगी चैप्टर वाइज कि हर चैप्टर में से कौन कौन सा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको ये टॉपिक मेजर है जो आपको आने चाहिए। सो या ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट। आप एक काम कर सकते हो, आप एक नोटबुक ले सकते हो साथ में, और आप जो टॉपिक का मैं नेम ले रही हूँ उसके जो टॉपिक्स के बारे में मैं बोल रही हूँ आप उनको नोट डाउन भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक के बारे में बात करती हूँ। तो इनऑर्गेनिक में ये दे रहे हैं 12 टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है। सबसे पहले तो है पीरियोडिसिटी, फिर केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस, मेन ग्रुप, कोऑर्डिनेशन, F ब्लॉक, OMC, और उसके बाद बायो इनऑर्गेनिक, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये सब छोटे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं बात करती हूँ कोऑर्डिनेशन की। आई थिंक बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो ऐसे सोचते हैं कि मैं इनऑर्गेनिक नहीं करूंगा। जनरली हम सोचते हैं तो हम फिजिकल नहीं करेंगे या फिर ऑर्गेनिक नहीं करेंगे। इनऑर्गेनिक सब करते हैं और इनऑर्गेनिक में 3-4 टॉपिक्स ही हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, इज कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन में भी ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आई थिंक आपको आइसोमेरिज्म के बारे में कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए। देन उसके बाद टर्म, सिंबल्स, स्पाइनल्स, जो थ्योरीज हैं, थ्योरीज में CFSC क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें पता है इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एप्लीकेशन से क्वेश्चन बनता है और एप्लीकेशन में स्पाइनल्स वाला पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली उसके बाद स्पेक्ट्रा वाला पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है उससे पक्का एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, तो वो आप कर सकते हो, जिसमें इनर स्फीयर, आउटर स्फीयर, 2 मैकेनिज्म के थ्रू जो रिएक्शंस होती हैं वो, और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस वाला पार्ट। तो आई थिंक, और फिर उसके बाद स्क्वायर प्लेनर का जो ट्रांस इफेक्ट और वो जो पार्ट है वो वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप कोऑर्डिनेशन में ये मेजर टॉपिक्स के ऊपर अगर आपकी
क्लैरिटी है, तो आई थिंक दैट्स गुड। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन ऑर्गेनिक इज ऑर्गेनोमेटेलिक। तो ऑर्गेनोमेटेलिक में सबसे पहले 18 इलेक्ट्रॉन रूल और उसके एप्लीकेशन वाला पार्ट, और एप्लीकेशन में जो कार्बोनिल है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर नाइट्रोसिल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि NO+1 में होगा या -1 में होगा, तो वो वाला पार्ट आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है क्लस्टर्स के बारे में, कि जो BN-HN वाले क्लस्टर्स या फिर कार्बोनिल क्लस्टर, उनकी सिमेट्री, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी टिपिकली क्वेश्चंस आते हैं कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज का ऑर्डर पूछ लेगा या फिर उनकी रिएक्शन करवा देगा। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन है। और उसके बाद जो रिएक्शन वाला जो पार्ट है वो आगे ब्रॉड भी हो जाता है कि रिएक्शन जो 4 टाइप के हम पढ़ते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, माइग्रेशन या फिर एलिमिनेशन, ये 4 टाइप की रिएक्शन, इनमें कैसे रेट के ऑर्डर वेरी करते हैं, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बन इंपॉर्टेंट है और कैटालिसिस इंपॉर्टेंट है। कैटालिसिस में 4-5 रिएक्शंस है और उनमें से क्वेश्चंस जो है वो बन सकता है। आई थिंक अगर आप इनऑर्गेनिक में आगे PhD करना चाहते हो तो ये फील्ड आई थिंक बहुत अच्छी है, और इससे रिलेटेड PhD के इंटरव्यूज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप मोनसेंटो प्रोसेस, वैकर्स, हाइड्रोफॉर्माइलेशन और विल्किंसन, ये 4-5 रिएक्शंस हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट होता है वो होता है मेन ग्रुप। मेन ग्रुप बहुत ही बड़ा चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग, और ऐसे कोई भी कॉन्फिडेंट होके नहीं बोलता कि भाई मुझे तो ऑर्गेनिक मेन ग्रुप आता है और मैं इसके सारे क्वेश्चन ठीक करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ वियर्ड आ ही जाएगा। तो जो आपके पास जो भी नोट्स हैं या अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हो तो जो उन्होंने पढ़ाया उतना, अगर 15-16 लेक्चर है तो कंप्लीट करो, और अगर उनमें से क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन कर देना। इतना आई थिंक डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है मेन ग्रुप में। नेक्स्ट जो है वो बायो इनऑर्गेनिक। तो मुझे तो बायो इनऑर्गेनिक अच्छी लगती थी, तो मैंने तो करी थी बायो इनऑर्गेनिक, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ओके चीजें लर्न करने की हैं, बट बहुत ज्यादा लर्न करने का नहीं है, लिमिटेड चीजें हैं वही याद करनी है, और उन्हीं में से ही अगर 4 क्वेश्चन आने तो 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बायो इनऑर्गेनिक का ऐसा मतलब मैं ऐसे समझती हूँ, और उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला पार्ट है, और मेटल ट्रांसफर और मेटल ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है। इसके अलावा अगर मैंने प्रीवियस ईयर जितना देखा है कि साइटोक्रोम P450 पे और विटामिन B12, ये 2 चीजों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको आप थोड़ा अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद आते हैं केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी के बारे में मैं बोलूं तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन्हीं के ऑर्डर्स पूछता है मेजरली, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो मुलिकन स्केल, पोलिंग स्केल और एलरेड-रोको स्केल है, इन 3 चीजों के ऊपर वो पूछता है। तो ये 3 चीजें आप देख सकते हो। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में और जो इम्पोर्टेंट बात आता है वो आता है शेप और ज्योमेट्री के बारे में, जिसके लिए VSEPR थ्योरी है, और जब वो फेल हो जाती है तब कैसी शेप होती है, और वहां पे TVP और स्क्वायर पिरामिडल में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, वो देखना पड़ेगा। और स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक क्यूबिक जो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होते हैं, डोडेकाहेड्रल, ये कैसे मतलब किस केस में कौन सी ज्योमेट्री होगी वो देखनी पड़ती है। तो ये कुछ चीजें कंफ्यूजन करती है, तो वो आप देख सकते हो। उसके अलावा इसी में बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है। तो ये सेकंड चीज है जो केमिकल बॉन्डिंग में इम्पोर्टेंट है। और थर्ड चीज जो है वो MOT। तो MOT आपको करनी पड़ेगी, वो ऑर्गेनिक पे भी काम आएगी, और यहाँ पर जनरली बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि O2 और F2 का अलग बनता है MOT डायग्राम, और बाकी C2, N2 और बाकियों का अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि sp मिक्सिंग जो होती है वो इनमें हो जाती है, तो वो चीज थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। और पॉलीन्यूक्लियर का कैसे होता है, जैसे H2O, SF6, BeH2, BeH4, ये मॉलिक्यूल का कैसा MO डायग्राम होता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एसिड बेस। तो एसिड बेस में मेरे अकॉर्डिंग 2 ही इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे पहली चीज तो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, कि हार्ड बेस कैसे होते हैं,
हार्ड एसिड कैसे होते हैं, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस, और फिर जब रिएक्शन होती है तो हार्ड हार्ड इंटरेक्शन फेवर्ड होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ड एसिड्स कौन से हैं, हार्ड बेसिस कौन से, बस इतना इनफ है। और एक आती है एक्वस सॉल्वेंट थ्योरी। वैसे सॉल्वेंट वाटर होता है, बट सॉल्वेंट की जगह अगर अमोनिया हो गया तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड एसिड की तरह एक्ट करेगा या बेस की तरह एक्ट करेगा, तो वो आपको देखना आना चाहिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में भी बहुत ही लिमिटेड चीजों से क्वेश्चन आता है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मैग्नेटिक मूवमेंट से ही क्वेश्चन आता है। बाकी इसके अलावा अगर एक दो टॉपिक्स जो बच जाते हैं वो है कलर स्पेक्ट्रा या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। बस इतने 3-4 चीजों में ही एफ ब्लॉक जो है वो फिनिश है। बट उसके लिए आपको ऑब्वियसली लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स की पूरी सीरीज याद होनी चाहिए और एलिस कपलिंग के बारे में पता होना चाहिए, जी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। बट क्वेश्चन जो है वो वही 3-4 टॉपिक से ही आएगा। तो अगर आप एफ ब्लॉक पढ़ रहे हो और मैग्नेटिक मूवमेंट को मिस कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि एफ ब्लॉक पढ़ने का कोई फायदा है। तो वो चीज मैग्नेटिक मूवमेंट और स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ सकते हो कि इनका स्पेक्ट्रा जो होता है वो ब्रॉड नहीं होता, एक शार्प पीक आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली इनमें शील्डिंग और पेनिट्रेशन कम होती है, CFSE जो होती है वो भी कम होती है, जिस वजह से लिगेंड को कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ से उसका रीजन एक्सप्लेन होता है। और यहाँ पर एक दो चीजें और भी होती हैं कि समैरियम और यूरोपियम का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है जो हम थियोरेटिकली फाइंड आउट करते हैं या फिर जो हम कैलकुलेट करते हैं वो अलग आता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन एलिस कपलिंग होता है। तो वो चीज भी इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। इसके बाद एक और टॉपिक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जितना मैंने देखा है क्वेश्चन वही आता है कि एक तो टिपिकल क्वेश्चन है कि रिएक्शन हो रही है और कोई एक चीज जो है वो मिसिंग है, एक चीज या फिर दो चीज, या फिर वो दे रखा है क्या बनेगा, कितने बनेंगे, वो चीज मिसिंग है। तो आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए। फ्यूजन या फिर फ्यूजन रिएक्शन दे रखी है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, पॉजिट्रॉन क्या होता है, जो कि बेसिक ही है ना। और एक क्वेश्चन बनता है मास डिफेक्ट से कि मास दे रखा है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और मास दे रखा है रिएक्टेंट्स का। तो जब वो बन रहा है तो कुछ मास में डिफरेंट है तो उसको आप 931 से कुछ मल्टीप्लाई कर देते हो और यहाँ से हमारा आ जाता है कि कितनी बाइंडिंग एनर्जी है। तो वो एक क्वेश्चन है जो कि मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। बस आई थिंक इनऑर्गेनिक में इतना ही इनफ है। और मैंने पर्सनली जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था नेट का एग्जाम तब मैंने मेन ग्रुप जो है वो लीव करी थी। मेन ग्रुप में लीव इन द सेंस कि मैंने बहुत ही कम पढ़ा था, एकदम ऐसे जैसे जो कि ऑक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ लिया होगा, बस उतना ही पढ़ा था। और मुझे नहीं लगता मैं कोई क्वेश्चन भी करके आई थी वहां से। मैंने कोऑर्डिनेशन, OMC, बायो इनऑर्गेनिक और केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट अच्छे से करा था, ये 3-4 चैप्टर। जब मैंने नेक्स्ट टाइम पेपर दिया था तब मैं एफ ब्लॉक भी करके गई थी। तो आई थिंक दैट्स द डिफरेंस हियर। एफ ब्लॉक और एसिड बेस भी मैंने फिर ऐड करा था। नाउ अभी मैं आई थिंक इनऑर्गेनिक के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो फिजिकल केमिस्ट्री की सिलेबस में ऑलमोस्ट 14 यूनिट्स दे रखी हैं। मुझे पर्सनली फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग फिजिकल केमिस्ट्री अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं वो एक एज पे होते हैं, क्योंकि इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कितनी भी पढ़ लो, कोई नया क्वेश्चन आएगा तो चांसेस हैं आप गलत कर दो। बट अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री करी है तो न्यूमेरिकल या फिर चीजों के गलत होने के चांसेस कम होते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है क्वांटम। क्वांटम की 4 यूनिट्स मेंशन कर रखी है और मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट यूनिट तक ही हम सब डेड हो जाते हैं कि बस बहुत हो गया, बहुत सारा पढ़ लिया है। बट वो फर्स्ट यूनिट में से आती हैं चीजें, बट बहुत ही सिंपल आती है। तो कॉम्यूटेटर से क्वेश्चन आ जाएगा, जो सबसे पहला टॉपिक होता है कि कॉम्यूटेटर को सोल्व करो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पार्टिकल इन अ बॉक्स से 1D 2D 3D से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि एनर्जी फाइंड आउट करो और डीजेनरेसी बताओ 1D 2D 3D की, तो वो चीजें पता होनी चाहिए।
और हाइड्रोजन एटम से जो टिपिकल क्वेश्चन बनता है कि वेव फंक्शन दे देगा और NLM की वैल्यू बताओ, या फिर बता दो एवरेज R कितना है, या फिर एक क्वेश्चन होता है कि नोड्स कितने हैं। तो ये इसी के अराउंड क्वेश्चन रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर होता है परटर्बेशन और वेरिएशन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं और सिंपल होते हैं मुझे ऐसे, बट वही है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन टिपिकल लगे आपको स्टार्टिंग में, बट इवेंचुअली जो क्वेश्चन आएगा वो उसी से मिलता जुलता आएगा। बहुत ही कम चांसेस है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप परटर्बेशन और वेरिएशन को देख सकते हो। देन नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड चैप्टर पे, जो कि थर्ड चैप्टर है टर्म सिंबल्स के बारे में या फिर एसिमेट्री के बारे में, और फोर्थ है एमओ और वीबी थ्योरी। तो यहाँ पर जो एक अगर मैं बताऊं कि जो क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है कि एमओ थ्योरी है उसका मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, या हक्कल एमओ थ्योरी का जैसे बेंजीन का, या फिर बेंजीन के एमओ लेवल्स कैसे दिखेंगे, तो वो उसको सोल्व करना। तो टिपिकल 5-6 ही केसेस होते हैं, आप देखोगे आपको याद भी हो जाएगा, ब्यूटाडाइन, अल्कीन और वो सब। तो फिर उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड कि उनमें कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सब फाइंड आउट करना, पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी है, ये सब। इक्विरियल थ्योरम इंपॉर्टेंट होती है, और उसके अलावा वेव फंक्शंस फाइंड आउट करना। तो सिर्फ पार्टिकल इन अ बॉक्स नहीं होता, हमारे पास SHO भी होता है और रिजिड रोटर भी होता है। तो इनके बारे में कि इनके वेव फंक्शंस कैसे डिफाइन होते हैं, इनकी एनर्जीज कैसे दिखती है, तो ये सारा पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में अगर मैं बोलूं कि मेरे अकॉर्डिंग 3 चीजें सबसे ज्यादा मतलब वही ही आती है। सबसे पहले तो पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट करना, कि कोई भी वो आपको मॉलिक्यूल दे देगा, उसके लिए आपको पॉइंट ग्रुप बताना है। अब वो पॉइंट ग्रुप पढ़ने के लिए, वो पॉइंट ग्रुप जानने के लिए आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिमेट्री ऑपरेशंस कैसे होते हैं, वो देखते कैसे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग पॉइंट ग्रुप क्या आता है, फिर पॉइंट ग्रुप की वो ऑर्डर, क्लास, वो सब भी पूछ सकता है। तो ऑब्वियसली पॉइंट ग्रुप जानने के लिए बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, बट वो क्वेश्चन पॉइंट ग्रुप का ही जनरली पूछता है। बहुत कम चांसेस है कि वो ये पूछे कि इसमें POS है, COS है, ये सारे चांसेस कम है। उसके बाद एक SN एक्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली आ जाता है कि वो प्लेन और सिमेट्री, प्लेन और एक्सिस नहीं पूछता, बट इम्प्रॉपर एक्सिस कभी कभी पूछ लेता है। ऐसे एक बार के पेपर में मैंने देख रही थी कि ऐसा क्वेश्चन दे रखा था कि S3 होता है ना, तो S3 की पावर 5, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो वो आपको सोल्व करना आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कैरेक्टर टेबल के बारे में, कि कैरेक्टर टेबल आपको आनी ही चाहिए। वो किससे आते हैं, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम से आती है। और फिर उसी के एप्लीकेशंस, एक तो क्या इरेड्यूसिबल को रिड्यूसिबल में कन्वर्ट करना वो चीज, और एप्लीकेशन में IR रामन एक्टिव पैरेलल परपेंडिकुलर मोड फाइंड करना, ये जरूरी है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। तो ये हो गया नेक्स्ट जो 5th चैप्टर था। 6th जो चैप्टर है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में 3 ही स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रामन। उसके बाद रोटेशन वाइब्रेशन एक है, और रामन में भी आगे डिवाइड हो जाता है कि रोटेशनल रामन, वाइब्रेशनल रामन, या फिर रोटेशनल वाइब्रेशनल। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक तो रोटेशन में जो आइसोटोप वाला कॉन्सेप्ट होता है कि B की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूस मास से, वहां से काफी बार क्वेश्चन देखे हैं मैंने। और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रो में एन हार्मोनिक आइसोलेटर में डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू आती है, जो कि ओमेगा E डिवाइडेड बाय 4xe, xe एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट होता है, उसके इक्वल होती है। तो वहां से क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, काफी आए हुए हैं। और रामन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो होता है कि कोई मॉलिक्यूल दे देगा और वो कहेगा कि रामन एक्टिव है, IR एक्टिव नहीं है, तो वो बताना कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है, या फिर उसके IR रामन बैंड्स दे देगा और फिर उसका स्ट्रक्चर बताना। वो वाले क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो आई थिंक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इतना बहुत है। बाकी सिलेक्शन रूल्स आप देख सकते हो कि कौन कौन से स्पेक्ट्रो का कौन सा सिलेक्शन रूल है, उससे रिलेटेड आ जाता है। एक PQR ब्रांच के बारे में देख सकते हो, स्टोक्स एंटी स्टोक्स के बारे में देख सकते हो थोड़ा। नेक्स्ट चैप्टर आता है केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। तो थर्मोडाइनमिक्स में सबसे जरूरी तो एंट्रोपी है, तो आपको एंट्रोपी तो क्लियर होना चाहिए कि डेल्टा S की वैल्यू आइसोथर्मल के लिए, आइसोबारिक के लिए, आइसो
कोरिक के लिए क्या क्या होगी, वो फॉर्मूलाज है वो आपको याद ही होने चाहिए। दूसरी चीज की वो डेल्टा एस मिक्सिंग वाला फॉर्मूला, उसके बाद डेल्टा जी मिक्सिंग वाला फॉर्मूला, डेल्टा जी का फॉर्मूला, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है केमिकल पोटेंशियल, वो जो ओपन सिस्टम आता है उसमें गिब्स दुहेम इक्वेशन आती है, और वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो हम लीव कर देते हैं, वो आई थिंक लीव नहीं करना चाहिए, वो आप देख सकते हो। और सीपीसीवी के बारे में और डिफरेंट प्रोसेसेस के, सीपीसीवी के रिलेशंस देख लेना, और डिफरेंट प्रोसेसेस मतलब कि आइसोबारिक, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक के लिए क्या वर्क होता है, क्या हीट होती है, डेल्टा यू, डेल्टा एच, एडियाबैटिक के लिए, ये सब देख सकते हो, पॉइसन इक्वेशन, ये सब। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही जो बोलते हैं कि सॉलिड स्टेट के बारे में, है ना। तो सॉलिड स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रैग्स इक्वेशन, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। वो उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा। डी नहीं दे रखा होगा तो फिर डी आपको निकालना होगा, ए दे रखा होगा तो वो डी इज इक्वल टू ए अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है जो वो यूज करता है। और उसके बाद डिस्टेंसेस के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। डेंसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर्स जो होते हैं डिफरेंट लेटिसेस के, उसके बारे में पता होना चाहिए। पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है कॉलॉइड एंड सरफेस, तो उसमें जो थ्योरीज है उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट लैंगमियर थ्योरी है, और फिर भी ईटी का फॉर्मूला, और गिब्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसमें कि सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला, एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए, और सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं मोनोलेयर का, वो चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ से कोलॉइड सरफेस के बारे में आई थिंक इतना इनफ है। फिर आते हैं पॉलीमर के बारे में। तो पॉलीमर में जो क्वेश्चन आता है वो केमिकल काइनेटिक्स से लिंक होके आता है, पहली चीज। बाकी जो चीजें आती हैं वो एक मोलर मासेस के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं कि नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, नंबर एवरेज, वेट एवरेज, तो वो फॉर्मूलाज आप देख सकते हो। विस्कोसिटी एवरेज, मोलर मास फाइंड कैसे होते हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला है वो आप देख सकते हो। और बहुत सारी लेंथ के फॉर्मूलाज है, जैसे कॉन्टूर लेंथ, आरएमएस लेंथ, और वो फॉर्मूलाज देख सकते हो। और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में देख सकते हो। उसके बाद काइनेटिक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 14 to 16 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है काइनेटिक्स में ऑर्डर के बारे में। वो ऑर्डर पूछेगा ही कि मतलब टाइम दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है, और आपको ऑर्डर निकालना है। तो कभी जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन आया है, कभी फर्स्ट। मेजरली जितने मैंने देखे हैं उसमें वो सेकंड ऑर्डर ही आंसर होता है, बट ऑब्वियसली आपको फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो ऑर्डर का। फिर उसके बाद आ जाते हैं अरहीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन आता है। अरहीनियस के बाद अप्रोक्सीमेशन मेथड्स से आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कराता है। और उसके बाद आते हैं कैटालिसिस वाला, एंजाइम कैटालिसिस, जिसमें यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में भी हम पढ़ते हैं, रेट कांस्टेंट फाइंड करते हैं। तो और उसमें माइकलिस मेंटन कांस्टेंट और बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं, तो वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसमें पैरेलल, रिवर्सिबल और कंसिक्यूटिव 3 टाइप की रिएक्शन है, और वो हर पेपर में मतलब एक रिएक्शन से क्वेश्चन पूछता है। तो ये 3 रिएक्शन के फॉर्मूलाज तो आई थिंक आपको याद होनी ही चाहिए। फिर हम आ जाते हैं इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम में 3 टाइप के होते हैं ना, केमिकल, आयनिक, फेज। तो इस पेपर के लिए मुझे लगता है फेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेज में भी वो 3 ही टाइप के क्वेश्चन पूछता है। या तो पूछ लेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, तो फाइंड आउट करने के लिए आपको कॉम्पोनेंट्स के बारे में भी क्लियर होना चाहिए और फेजेस के बारे में भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद 1 कॉम्पोनेंट सिस्टम में ट्रिपल पॉइंट के बारे में वो पूछ लेता है, या फिर वही कि ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, तो वो क्लेशियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है। और आजकल वो ऑर्डर ऑफ फेज के बारे में पूछता है, तो कि मतलब फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, या फिर तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर के केस में डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0 होता है, और उस केस में फिर कैसे सीपी की वैल्यू चेंज होगी, तो यहाँ वहां पे आपको क्लियर होना चाहिए। और सेकंड ऑर्डर में फिर चीजें कैसे होंगी वो चीजें भी क्लियर होनी चाहिए।
देन नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वैसे तो एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है नर्स्ट इक्वेशन का, वहीं से ही क्वेश्चन आएगा कि या तो वो आपसे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकलवाएगा, डेल्टा एच डेल्टा जी की वैल्यू निकलवाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है पूछ ले, बट चांसेस कम है थोड़े, 12th लेवल हो जाता है वो थोड़ा। उसके अलावा कंडक्टेंस वाला पार्ट बिल्कुल मिस नहीं करना, कापा की वैल्यू से लैम्डा की वैल्यू कैसे आएगी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, कोलरोश लॉ, और यही मतलब मेन यही पार्ट है ना। और इसके अलावा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से भी जनरली यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। पोलैरोग्राफी भी आप देख सकते हो, उसमें एक इल्कोविक इक्वेशन है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो देख सकते हो। और उसके अलावा जो लास्ट वाला पार्ट है उससे भी बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि एक्टिविटी कोफिशिएंट वाली जो थी, और एक्टिविटी कोफिशिएंट वाला पार्ट था, और आयनिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट जो था, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो ये आप देख सकते हो, है ना। सोल्ट इफेक्ट भी देख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। सोल्ट इफेक्ट का फॉर्मूला क्या था, log k by k naught इज इक्वल टू ए ZA/ZB इंटू √i। तो ZA/ZB क्या है, मल्टीप्लीकेशन है चार्जेस का, और उसका क्या है, मोड है। तो आप उसका जो मोड है वो इस केस में नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पे आप साइन देख सकते हो कि कब जो होगा वो स्लोप पॉजिटिव होगा, कब स्लोप नेगेटिव होगा, वैसे क्वेश्चन। मोबिलिटी के भी वो देख सकते हो, मोबिलिटी के एक्सप्रेशंस। देन आते हैं फिजिकल जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। जब मैंने अपना फर्स्ट टाइम का दिया था एग्जाम, तो मैंने पर्सनली करी थी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, मैं मेरी तरफ से करके गई थी, और मुझे कॉन्फिडेंस था कि फिजिकल केमिस्ट्री तो हो जाएगी अच्छे से, जो कि फॉर्चुनेटली हो भी गई। तो आई थिंक आप एक सब्जेक्ट को तो अपना कंप्लीट 100% दे के जाओ कि इसका तो मुझे हर टॉपिक ही करना है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसमें एक डाटा एनालिसिस वाला पार्ट है, वो मैंने अभी तक नहीं करा है, बट बाकी सब थोड़ा थोड़ा पता है मुझे। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरी पर्सनली ऑर्गेनिक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का जो कि नया आ गया है, तो मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं उस क्वेश्चन को गलत ही करके आऊंगी, तो इतना मैं रिस्क नहीं लेती, बट स्टिल मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे करा था। ऑर्गेनिक में मेरे अकॉर्डिंग एक टॉपिक जो आप सबको करना ही चाहिए वो है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। उससे रिलेटेड NMR से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। मैं पर्सनली DU से हूँ, तो मुझे DS रावत सर ने पढ़ाई थी NMR, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से, मतलब हम सबको ही बहुत अच्छे से NMR पढ़ाई थी। तो NMR में तो मैं कॉन्फिडेंट ही थी कि ये तो मैं कर दूंगी। तो वो क्वेश्चन वही आता है कि NMR की पीक्स दे रखी होती है, उसी के साथ IR का और मास का भी डाटा होता है, और आपको बताना होता है कि स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये मैंने वही ही कर रखा है। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में IR से रिलेटेड आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का जो टेबल होते हैं वो बना सकते हो कि C सिंगल बॉन्ड C की क्या फ्रीक्वेंसी है, C डबल बॉन्ड C की क्या फ्रीक्वेंसी है, और वो पूरा का पूरा याद कर लेना, वो हेल्प करता है आपका, है ना। उसके बाद UV मेरा इतना पर्सनली स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट ईजी है, वो आप कर सकते हो। मास भी बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाया गया था। M+1 M+2 रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, और फ्रेगमेंटेशन के पार्ट क्लियर होना चाहिए। और NMR में नंबर ऑफ सिग्नल्स, केमिकल शिफ्ट, J वैल्यू और स्प्लिटिंग, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप स्ट्रक्चर को फाइंड कर सकते हो। और बहुत बार तो ऑप्शंस ही बहुत वियर्ड होते हैं कि मतलब समझ आ जाता है कि आंसर क्या है, तो वो चीज भी आप देख सकते हो। उसके बाद तो ये चैप्टर करना है। उसके बाद आते हैं GOC और एरोमेटिसिटी। मैंने ये चैप्टर्स करे थे क्योंकि मुझे ऐसे होता है कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जिनके ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको जो एक्स्ट्रा चीजें होती है, जो ऑर्गेनिक पे लिंक्ड हो के जब क्वेश्चन आता है, तो वहां पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है ना। तो जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो वाले क्वेश्चन सोल्व करना हमारे लिए ज्यादा इजियर है। तो GOC में क्वेश्चन आएगा एसिडिटी, बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी, इनके ऑर्डर से रिलेटेड, और स्टेबिलिटी से रिलेटेड। तो जब स्टेबिलिटी आ जाएगी तब वहां पर इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, ये सारे इफेक्ट आ जाएंगे। तो वो एप्लीकेशन है। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है बताओ, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, है ना। और PK से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं।
और एरोमेटिसिटी से रिलेटेड तो वो यही क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से बताओ कितने एरोमेटिक है, कितने एंटी एरोमेटिक है, कितने नॉन एरोमेटिक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें होती है जो आपको याद रखनी होती है, जैसे कि वो 10 मेंबर्ड जब रिंग बन जाती है तो उस केस में हमें लगता है वो एरोमेटिक है, बट रिपल्शन हो जाती है तो फिर वो नॉन एरोमेटिक बन जाता है। सिमिलरली और भी जैसे जब अल्काइन सिस्टम आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि उस केस में 4 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी में पार्ट लेते हैं, 2 ही पार्ट लेते हैं। तो ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो ये वाला पार्ट है। उसके बाद स्टीरियो भी मैंने करी थी। स्टीरियो में RS फाइंड आउट करना आएगा तो वो मैं कर सकती थी। रिलेशन आते हैं एनांशियोमर डायस्टीरियोमर, वो कर सकते हैं। स्टेबल कौन है तो 6 मेंबर में ट्विस्टेड बोट चेयर, हाफ चेयर, वो वाला पार्ट। और डेकालिंसिस ट्रांस वाला पार्ट की देखना कि कितने ज्यादा इंटरेक्शंस है तो उसके बेसिस पे स्टेबिलिटी फाइंड करना, वो वाला पार्ट। उसके बाद एक आता है न्यूमेरिकल एनांशियोमेरिक एक्सिस वाला, वो कर सकते हो, बट कई बार वो कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाता है तो अगेन देखना पड़ता है थोड़ा। और एक टोपोसिटी वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है कि 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं, वो एनांशियोमर हैं, डायस्टीरियोमर हैं या फिर होमोमर्स हैं, तो वो देखना, तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आते हैं वो पार्ट जो कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग कॉम्प्लिकेटेड है और जहाँ पे चीजें जो है वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें कौन कौन से 5 चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं इसमें, है ना। इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन के अलावा हेट्रोसाइक्लिक और थोड़ा बहुत पेरीसाइक्लिक भी मिक्स हो जाता है। तो पेरीसाइक्लिक के बारे में अगर मैं बताऊं तो पेरीसाइक्लिक ईजियर है। तो पेरीसाइक्लिक जब मेरा 2nd सेमेस्टर का मैंने एग्जाम दिया था तो उस वक्त हमारे उसमें भी था, जो है सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं होते, और मैं कभी पेरीसाइक्लिक ना कर पाती अगर वो मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स में नहीं होता। तो फिर मुझे वही लगता है कि अगर आप MSc कर रहे हो तो उस वक्त तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि आप उसी के साथ ही नेट गेट के भी एग्जाम्स दे दो। तो यहाँ पे पेरीसाइक्लिक में 4 टाइप की रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन, सिग्माट्रोपिक, इन चारों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। उसमें भी डील सेल्डर आ जाएगी या कोई ना कोई उसी टाइप की रिएक्शन जो है वो आपसे पूछेगा, है ना। और 4 रिएक्शन के अलावा एक टाइप का और क्वेश्चन आता है कि FMO थ्योरी के अकॉर्डिंग वो आपसे होमो लूमो पूछ लेगा या सिमिट्री पूछ लेगा या समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज आपको थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो इतना इनफ है। उसके बाद आते हैं, अब मैं वो 3-4 जो टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही इंटर रिलेट हो के आते हैं वो मैं बताती हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले पढ़ लो इंटरमीडिएट 5-6 टाइप के इंटरमीडिएट हैं। सबसे पहले कार्बोकेटाइन पढ़ लो, फिर कार्बेनाइन पढ़ लो, नाइट्रीन, कार्बीन, बेंजाइन और फ्री रेडिकल, ये है इंटरमीडिएट। इनके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? इनकी फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, कैसे जनरेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये एक रिएक्शन के बीच में ही जनरेट होंगे, ऐसे नहीं होगा कि एक रिएक्शन में सिर्फ वो जनरेट करा दिया और छोड़ दिया। तो जनरेशन क्लियर होनी चाहिए। स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रिपलेट सिंगलेट वाला, या फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें भी अगर मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बताऊं तो डांसिंग रेजोनेंस, NGP और स्ट्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, इससे रिलेटेड स्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। तो रिएक्शन का जो रेट होता है वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इन चीजों पे। और पर्टिकुलर रिएक्शन हर एक इंटरमीडिएट कैसे जाता है, जैसे अगर मैं बताऊं कार्बोकेटाइन तो वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन जाता है। तो वो रीअरेंजमेंट जो होती है वो रिंग बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, वो भी चीज है। और एक 6 मेंबर्ड रिंग होता है कि जिसके लिविंग ग्रुप के एंटी पोजीशन में कौन सा ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट बनेगा वो डिसाइड होता है। तो ये कार्बोकेटाइन की होती है। बेंजाइन की रिएक्शन में हमें देखना होता है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर अटैक करेगा। फिर क्या होता है जब वो अटैक कर देते हैं तो नेगेटिव साइन जो होता है वो कहाँ बनेगा, तो वो उसके लिए हमें -I इफेक्ट को देखना होता है। तो वो वाला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद कार्बीन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। पाई इंसर्शन रिएक्शन, सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन और वुल्फ रिएक्शन जो होता है, जो इसका नेम रिएक्शन होती है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। नाइट्रीन के केस में 4 नेम रिएक्शन है, होफमैन, लोजेंस, कर्टियस और श्मिट, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। और फ्री रेडिकल के केस में जनरली AIBN रिएजेंट हम ऐड करते हैं, तो उससे कैसे रिएक्शन होते हैं। और जब बन जाता है तो 5 मेंबरिंग बाल्डविन रूल जो होता है वो उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। और एक बार्टन रिएक्शन होती है यहाँ पर, वो पता होनी चाहिए।
तो इंटरमीडिएट के बारे में इतना इनफ है। उसके बाद आते हैं हम रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट पे, है ना। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और एलिमिनेशन। तो न्यूक्लियोफिलिक में SN2, SN1, SNGP, SNI, ये 4 रिएक्शन है। और एलिमिनेशन में E1, E2 और कॉन्जुगेट E1, CB और EI, ये सारी रिएक्शन है। तो यहाँ पर स्टीरियो इनकी क्लियरिटी होनी चाहिए, कौन सी मतलब क्या रिएजेंट होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। और इनसे रिलेटेड नेम रिएक्शन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। और नेक्स्ट कुछ कपलिंग रिएक्शंस होती है, वो भी आपको आनी चाहिए। नेम रिएक्शन में मेन इनोलेट केमिस्ट्री होती है, बट अगेन बहुत ही वास्ट चीजें हैं और क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, तो वो चीजें थोड़ा सा आई थिंक टाइम लेती है। अगर आपने नोट्स पढ़ लिया है तो ऑर्गेनिक करने के लिए थोड़ा सा बुक पे भी टाइम देना पड़ता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पढ़ ली चीज़ें तो वैसा ही आएगा, चीज़ें बहुत अलग हो जाती है ऑर्गेनिक पे जब वो पेपर में आती हैं, तो वो एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो ज़्यादा बन जाती हैं। तो यस, आई थिंक अभी सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया है, मैंने हर एक टॉपिक डिस्कस करा है और उससे रिलेटेड भी कौन कौन से टॉपिक्स, हर टॉपिक में कौन सा सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने बताने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई और डाउट है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।